वेलकम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को दामोदर कौराय के तीसरे सर्ग यानी कि राजवेद्य के संदर्भ में बताने जा रहा हूँ। इसके पहले हम लोगों ने दो सर्ग मेला और संरची कमल के बारे जान चुके हैं। हम लोगों को पता था कि सिलेबस में कुछ सुधार होने वाला है, इसलिए हम बाकी सर्ग को हम लोगों ने नहीं पढ़े थे। तो चलिए अब 6 सर्ग को पढ़ना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि सिलेबस कम होने की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। तो चलिए हम लोग आज राजवेद्य को आरंभ कर रहे हैं। इसके रचयिता कौन है? तो शिवनाथ परमाणिक जी है। ये एक मधुर काव्य है। इसमें कवि जी शिवनाथ परमाणिक जी क्या किए हैं? सबसे पहले अपने कविता के माध्यम से राजवेद्य में यहाँ के मूलवासी और विदेशी के बारे जिक्र किया है। उसके बाद राजवेद्य यानी धूमा। राजवेद्य कौन था? तो धूमा था। इसके बारे में हम लोग संक्षेप में पहले ही कुछ जान चुके हैं। धूमा, संरची कमल और कमल केतु के प्यार के बारे जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि शिवनाथ परमाणिक जी यहाँ दिक्कू और हड़ के बारे पहले क्या बता रहे हैं। कह रहा है झार बोने मूसा आयल। झार बोने मूसा आयल। झारबन यहाँ किसको कहा गया? तो झारखंड वासी को कहा गया। झारखंड वासी को क्या कहा गया है? झारबन। और मूसा किसको कहा गया है? दिक्कू को। मूसा कहा गया है दिक्कू को, यानी बाहरी को। दिक्कू मतलब बाहरी आदमी को दिक्कू कहा गया है। तो कभी पहले यहाँ के वासी और बाहरी वासी के बारे पहले पृष्ठभूमि में इसको दर्शाया है। वही वाला कर रहा है। झार बोने मूसा आयल यानी झारखंड में ये मूलवासी में क्या यहाँ विदेशी लोग आ गए हैं। काटे लागल गाछक जड़। आके काटे लागल मतलब काटने लगे। गाछक जड़ मतलब गाछ मतलब होता है पेड़, जड़ मतलब होता है जड़। कहने का तात्पर्य हुआ कि विदेशी लोग आके यहाँ झारखंड के पेड़ पौधा का जड़ को काटना शुरू किया, यानी पेड़ पौधा को काटना स्टार्ट किया, आरंभ किया। काटे झार बोने मूसा आयल काटे लागल गाछक जड़। विदेशी लोग आ गए और क्या किए? झारखंड में आके यहाँ के पेड़ पौधे जितने थे सबको काट खसोट करना शुरू कर दिए। उसके जड़ को काटना मतलब वृक्ष को काटना शुरू कर दिए। खर खरियाने परिच गेल जमा करे ले दे। खर खरियान, खरियान किसको बोलते हैं? खर खरियान हम लोग जानते हैं कि धान गेहूँ वगैरह जो उसका पौधा होता है, जब वो पक जाता है तो उसको गिट्ठर में बांध के हम लोग घर के पास एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको खरिहान कहा जाता है। उसी को खरिहान कहा जाता है ना। तो कहने का मतलब हुआ विदेशी लोग यहाँ के खरिहान में आ गया। कहने का तात्पर्य हुआ पूरा समाज में वो फैल गया। विदेशी लोग घर खरिहान मतलब पूरा विदेशी लोग यहाँ परच गया है ना, यानी आके यहाँ अपना साम्राज्य जमाना शुरू कर गया। तो खरिहान में हम लोग क्या काम करते हैं? क्या करते हैं? धान के पौधा को चाहे गेहूं के पौधा को लाते हैं और उससे धान या गेहूं को अलग करके घर में घुसाते हैं। उसी को हम लोग खेत खलिहान बोलते हैं। तो यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य है कि चारों तरफ खेत खलिहान मतलब यहाँ चारों तरफ अंग्रेजों का साम्राज्य बिछ गया है ना। खरे खरिहान परिच गया, मैंने यहाँ सब जगह वही विदेशी लोग आ गए। जमा करे ले दे। और जमा के हम लोग का जिस तरह खर खरिहान में धन संपत्ति सब इकट्ठा था, उसी सबको सब लूट लाट के अपना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कि विदेशी लोग अपना सब धन संपत्ति को लूट के हम लोगों वाला क्या किया? तो वो अपना जमा करना शुरू कर दिया। वही वाला कहता है खर खरियाने परिच गेल जमा करे ले धेर। ले धेर के मतलब चारों तरफ से इकट्ठा करके वो सब लोग समेटना शुरू कर दिया। पेड़ पौधा को काटना भी शुरू कर दिया। कौन? तो विदेशी लोग। कचकचा देत गादर फर डग कोढ़ी टुईंग जात। बनज खनी धोकरी भर अपन घर ले जात। कह रहा है कचकचा देत। कचकचा तो मतलब उसको बर्बाद कर देना। जैसे बैल किसी मैंने क्या खेत में घुस जाता है, उसको गूंज के कैसा कर देता है, उसी को कचकचाई बोलते हैं। कचकचाई बोलता है वही वाला कचकचा देत गादर फर। तो यहाँ के जितने भी गाछ वृक्ष में जो फल लगता है, वो पहले पकने के पहले का जो अवस्था होता है उसको हम लोग गादर बोलते हैं। तो उसको क्या किया? जितना भी गादर फल था उसको सब बर्बाद कर रहा था। कौन? दिक्कू लोग है ना। कचकचा देत गादर फल टग टोंगी टुंग देत।
और डग टोंगी, डग किसको बोलते हैं, जैसे कोई भी पौधा जब बढ़ने लगता है तो उसको हम लोग डग बोलते हैं। डग में ही क्या होता है, कोढ़ी फूल लगता है ना, तो उसको वो लोग टूंग देता था। टूंग देना तोड़ देना, बर्बाद करना। कहने का तात्पर्य हुआ जो पौधा बड़ा होता उसको उन लोग क्या किए, बर्बाद करना शुरू कर दिया। वही ट्विंग जाए, ट्विंग मतलब तोड़ देना, ट्विंग मतलब होता है तोड़ देना, तोड़ देना। कोढ़ी मतलब जिसमें फल लगता है, कोढ़ी में इसमें फल लगता है, फूल के पहले वाला भाग, फूल के पहले की अवस्था, इसको क्या बोलते हैं, कोढ़ी। डग, डग में वही आग जो बढ़ता है, तो वही वाला कहता है कचकचा दत गादर फर डग कोढ़ी ट्विंग जात बंद खनिज धोकरी भर अपन घर ले जात। कहा क्या, बंद खनिज, यहाँ के सोना चांदी अबरक जितना था बंद खनिज संसाधन था, तो ये सब क्या किए उन लोग धोकरी, धोकरी मतलब होता है पॉकेट, धोकरी मतलब यहाँ पर थैला, धोकरी मीन्स थैला भी बोल सकते हैं, है ना। तो विदेश लोग क्या थे, यहाँ के वन खनिज जितना था, सोना चांदी अबरक, इस सब को क्या किया, लूट लूट के अपना थैला में डालने लगा। कहने का मतलब हुआ अपना हक में उन लोग करना शुरू कर दिए। भोर अपन घर ले लेता और भर के अपना घर ले जाने लगा, अपना घर में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब हुआ यहाँ के कीमती बहुमूल्य वस्तुएं जितनी थी, खनिज संपदा थी, उसको उन लोग लूटना शुरू कर दिया। कहाँ के, झारखंड के। भूये भूये भूर करल मूसा सोना हीरा जेठिन जेठिन ढेर। भूये, भूये मीन्स जमीन, भूये मीन्स जमीन। भूये किसको बोलते हैं, जमीन को। भूर मतलब होता है छेद, भूर मतलब होता है छेद। भूया भूर करल मूसा, मूसा यानी वही विदेशी लोग क्या किया, जमीन में गड्ढा खोदना शुरू किया, यानी खनिज पदार्थ को निकालना आरंभ कर दिया। खनिज को ढूंढ ढाड़ के जहाँ सोना चांदी, सोना हीरक जेठिन, जहाँ सोना और चांदी मिल रहा था उसी जगह पर हम लोग छेद करके यानी गाढ़ा करके उसको सोना चांदी को लूटना आरंभ किया और अपना घर में जाके इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मोट भूस धरायल नाव धुराय दल अपन मेर। मोट भूस, ऐसा करते करते उन लोग क्या हो गया, पूरा अपना साम्राज्य फैला दिया और बड़ा आदमी बनने लगा। के वही विदेशी लोग। और क्या यहाँ का क्या, यहाँ पर गड्ढा खूनता था उसमें मेर क्या किया, घुराय दल अपन मेर। मेर, मेर मतलब होता है समतल करने का एक औजार होता है, जमीन को समतल करने का औजार, औजार है ना, औजार जमीन बराबर करने का, बराबर करने का यानी समतल करने का। जैसे किसान लोग क्या करता है, जब खेती करता है, खेत को जोतता है तो उबड़ खाबड़ हो जाता है, उसको प्लेन करने के लिए एक लकड़ी का औजार होता है जिसको फिर बैल के द्वारा चलाता है और उसको प्लेन कर देता है। तो अंग्रेज लोग क्या किए, विदेशी लोग जितना थे उन लोग क्या किए, तो जहाँ से हीरा सोना चांदी निकालता था उसको फिर समतल कर देता था। वही वाला कवि कह रहा है, धुरा देल अपन मेर मूसा भूई छुछवा लेके बनला भूई कोड़वा, हेरले रहला बोनक बांदर कुर्चे दर फड़ोया। कहता मूसा भूस लेके बनला भूई फड़वा। मूसा, मूसा देखिए चूहा, मूसा को हम लोग क्या बोलते हैं, चूहा। ये चूहा का बिरा 3 कैटेगरी है। जैसे सबसे छोटा जो होता है उसको हम लोग चूटरी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, चूटरी। उससे थोड़ा बड़ा होता है उसको हम लोग मूसा कहते हैं, और उससे भी जो मोटा होता है उसको हम लोग भूस कहते हैं, जो सबसे बड़ा होता है भूस कहते हैं ना। तो वही कहता है मूसा भूस छुछवा के लेके बनल भूई फड़वा। और छुछवा किसको बोलते हैं, जिसका मुंह जो होता है नुकीला होता है। ये कहने का तात्पर्य जो है मूसा का ये वैरायटी है, क्वालिटी है, कई प्रकार के मूसा होता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो विदेशी लोग आया था उसमें था सब तरह का आदमी था, बड़ा था छोटा था, उसी को कहा गया मूसा भूई छुछवा लेके बनला फड़वा। वो ज़मीन को फोड़ने लगा, कोड़ने लगा। वही सब मिल के जितना बाहरी लोग आए थे, बड़ा छोटा सब तरह का आदमी मिल के इस ज़मीन को खोदने लगा, यहाँ के वन संपत्ति को लूटना आरंभ किया। हेरले रहला बोनक बांदर कुर्चे दल फड़वा। यहाँ का हेरले रहला, हेरले रहला मीन्स होता है ताकते रहना, ताकते रहना।
यानी देखते रहना, देखते रहना। यहाँ का बांदर किसको कहा गया है? तो यहाँ के मूलवासी, यहाँ मूलवासी जिधर था सब वो देखते रह गया। अंग्रेज लोग सब लूट खसोट के बड़ा से बड़ा आदमी बनते गया। वही वाला कहते हैं, हेरले रहला बोनक बांदर कुर्चे दर फड़ गया। और वहाँ के पोंगा पंडित लोग जो था उन लोग यही चाह रहा था, उन लोग को खुशी हो रहा था कि झारखंड वासी लुटा रहा है। वो दल को क्या करता, फड़ गया दल को, यहाँ के आदमियों को एकजुट होकर रहने नहीं देता था। उन लोगों को मन में पूरा खुशी हो रहा था कि ठीक हो रहा है, झारखंड वासी अब लुटा रहा है, अब हम लोग भी इसको आराम से लूट सकते हैं। जो पंडित था वो सब का भी मन बढ़ रहा था। छुआ पुता चंगर बढ़ल। छुआ चंगर मतलब क्या होता है? बच्चा। छुआ पुता चंगर बढ़ल करल अपन दातक जोर। क्या किया? विदेशी जो लगाया था उसका बाल बच्चा भी यहाँ बड़ा हो गया। क्या हो गया? बड़ा हो गया। और वो भी यहाँ के मनुष्यों को लूटना शुरू कर दिया। वही बोलता है, छुआ पुता चंगर बढ़ल करल अपन दातक जोर। अपना दांत के जोर से, हमने शक्ति के जोर से उन लोग भी इस झारखंड को लूटने का धंधा आरंभ कर दिया। जंगल काट महल करल बांदर रहला गाछक छोर। और कहा क्या? जंगल काट महल, जंगल को काट के, यहाँ के पेड़ पौधा को काट के वो अपना महल तैयार करने लगा। दिक्कू लोग क्या करने लगा? यहाँ के मूलवासी को धोखा दे के, ठग के, धमका के, डरा के वो अपना राज साम्राज्य बढ़ा दिया और जंगल को काट के महल बनाना शुरू कर दिया। बांदर रहला गाछक जोर। और यहाँ के मूलवासी जो था वो गाछ यानी पेड़ के नीचे रहना प्रारंभ कर दिया। पोड़ल मुहा बोन मानुस लल मुहा लुखो गेमन गेठा। बोने के बांदर 12 बेगे 13 चूल्हा जेठा। कह रहा पोड़ल मुहा मैंने जला हुआ मुँह। बोन मानुस मैंने सीधा साधा व्यक्ति। और लल मुहा लाल मुँह, लुखू मैंने छोटा, और गेमन गेठा मैंने बुद्धिहीन वाला व्यक्ति है ना। बोने के बांदर 12 बेगे 13 चूल्हा। यहाँ का जिस तरह का जो कैटेगरी ये बांध दिया कि यहाँ का मनुष्य सब एक जैसा नहीं था। यहाँ के आदमियों में भी कमजोरी था। इसका सबका व्यक्तित्व अलग अलग था, सबका सोच विचार भिन्न भिन्न था, जिस कारण वो एकजुट नहीं हो पा रहा था और इसका फायदा विदेशी लोग उठा रहे थे। वही वाला कर रहा है पोड़ल मुहा वन मानुस लल मुहा लुखो गेमन गेठा। बोनक बांदर 12 बेगे 13। यहाँ का आदमी को 12 बेगे, 12 ही आदमी था लेकिन 13 चूल्हा। कहने का तात्पर्य हुआ कि मिल के इन लोग रहना नहीं चाहता। मिल के रहने से एक ही चूल्हा से जिस तरह काम चल सकता था, लेकिन नहीं, फोड़ के रखा था फुड़वैया सब, वही पोंगा पंडित लोग। तो जिसके कारण ये सब छिटफुट हो गए थे, एकताहीन हो गए थे। मोनक बांदर 12 चूल्हा 13 बंदर 13 चूल्हे हो गया था। केव रहे आम गाछे केव जमनक डारी। भेलवा पकल केव खाए केव केंद प्यारी। कह रहा है केव रहे आम गाछ, कोई आम के गछ में उसका अपना वास स्थान बना लिया था। और कोई क्या किया था? तो जामुन के डाली यानी पेड़ पौधा, झारखंड का पेड़ पौधा में के नीचे लोग रहते थे पहले के वासी सब। और वहाँ विदेशी लोग क्या किया? अपना महल बना दिया। यहाँ के महल में रहने लगे, राजमहल में। भेलो पकल केव खाए केंद प्यारी। केंद प्यारी। कोई भेलवा को फल होता है जंगल में, वो फलता है तो उसको कोई खा के अपनी जीविका निभाता है। तो कोई क्या केंद भी उसी तरह का है, उसको खा के अपना निवास करता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि यहाँ के मूल्य चीज़ को, बहुमूल्य चीज़ को दिक्कू लोग खाने लगे। यार यहाँ का होड़ जितना था वो सब केंद प्यार खा के अपना जीविका बिता रहे थे। कभी आगे कर रहा है, मोट भूस टुंग गेल माटी के भीतर। मोट भूस ढुक गेल माटी के भीतर। डोरा सुखल टाणे बोनक बांदर। कहता मोट भूस जो यहाँ का विदेशी था, जो मोटा गया, अपने धनीमान हो गया। और क्या किया? यहाँ का सीधा साधा आदमी सूखा हुआ टाण जिसमें कुछ नहीं उपज होता है, जिसको वीरान हम लोग कहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? सूखल टाण है। सूखल टाण में क्या होता है? वीरान टाण, जहाँ कुछ नहीं उपजता है, जहाँ कोई चीज़ का उपज नहीं होता है, उसी को सूखल टाण में यहाँ का बांदर, यहाँ का आदिवासी सब लोग क्या करने लगा? उसमें रहने लगा, डोना रहा था, भूख से चिल्ला रहा था, है ना। बनक वासी दबर गेला भूस दांतक डरे। कहता है वन में रहने वाले यहाँ के जो मूलवासी था
वो दबर गया मैंने छुप गया, दबर गया मैंने छिप गया, है ना, नुका गया। किसके डरे? तकर ले आर बेसी भूंसक दांतक डरे, भूंस के उसका शक्ति के, भूंस मतलब वही विदेशी जो धनवान पूरा बन गया, उसके डर से उसके भय से दबर गया मैंने छुप गया। तकर ले आर बेसी सहयोग डांग जरा, उससे भी ज़्यादा उसके साथ जितने भी आदमी आए थे, विदेशी लोग आए थे, उन लोगों को डंडा के डर से यहाँ के आदमी सब छुप गया। बौनेकवासी सुगुम शिस्कत अपन कर्म गुने, रोटी बेटी माटी लुटाए दोस्त का कर्म गुने। क्या किया? यहाँ के बौन का वासी जितने वनवासी थे, यहाँ के झारखंड वासी थे, वो सुगुम मतलब चुपचाप, धीरे धीरे, सुगम में धीरे धीरे, चुपचाप जिसको बोल सकते हैं, चुपचाप, शिस्कत में धीरे धीरे रोना, जोर से आवाज़, मुंह से आवाज़ नहीं निकाल के उसको शिस्कल कहते हैं। रोने लगा अपन कर्म गुण, अपने कर्म के गुण के कारण, क्योंकि उन लोग एकजुट बन के नहीं रह सकते थे। यदि एकजुट बन के रहते तो उसको विदेशी उस तरह तंग नहीं कर सकते शायद। रोटी बेटी माटी लुटाल, यहाँ तक कि उसके रोजी रोटी भी लुटा गया, बेटी मैंने इज्जत मान मर्यादा भी क्या क्या विदेशी लोग लूट लिए, और माटी तो लुटा ही लिए थे। और हम लोग किसको दोष देते? कहने का तात्पर्य हुआ कि किसी को दोष नहीं दे सकते, अपने कर्म को सोच रहे थे कि हम लोग का शायद भाग्य में ही ऐसा था, लेकिन भाग्य में ऐसा नहीं था, उन लोगों का कर्म ही ऐसा नहीं था। अब आगे आता है, दर दरिया कखनू न बन कखनू सड़क तरी उठान, जिंदगी डहरे मगध कुल काल केतु बिहान। देखिए ये सब किस समय का बात है? जब काल केतु का साम्राज्य मगध में चल रहा था उस समय की बात है। तो वो काल केतु का समय अब थोड़ा चेंजिंग हो रहा था, क्योंकि मनुष्य का दशा 10 दशा होता है, कभी भी ज़िंदगी में चढ़ाव और उतार होता है। तो यहाँ होता है नभान, नभान मीन्स होता है ढालू नीचे की ओर, और चढ़ान मीन्स होता है, उठान मीन्स ऊपर की ओर। जैसे हम लोग किसी पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा ताकत लगता है, उठान में जाते हैं, जब उधर से उतरते हैं तो कम बल लगता है, बिना बल के ही हम लोग नीचे की ओर ढलकने लगते हैं। कहने का मतलब हुआ ज़िंदगी में हमेशा चढ़ाव और उतार होते रहता है। तो यहाँ काल केतु का ज़िंदगी का थोड़ा थोड़ा अंत हो रहा था। ज़िंदगी के डहरे मगध कुल काल केतु बिहान, अब उसका साम्राज्य धीरे धीरे डाउन हो रहा था। वहाँ जितना भी सन्यासी बौद्ध भिक्षु लोग थे, उन लोग पोगा पंडित थे, उनके राज्य से अब शोषण करना शुरू कर दिया था। सरगतवे संग्रहालय लागल खंघट राई काल केतु, चूसे लागल बोनक रस रखैया कमल केतु। तो क्या क्या वो लोग जितना थे पोगा पंडित लोग उस कमल राज केतु के काल केतु के राज्य को खंघट कर रहा था, मतलब धीरे धीरे चूसना शुरू कर दिया था। जब इस बात कमल केतु को मालूम हुआ तो वो अपने राजगद्दी, अपने बाप के राज्य को संभालना शुरू कर दिया, है ना, यानी उत्तराधिकारी बन गया। कमल केतु डरे बिहार को बौद्ध संन्यास से खाली भर, और कमल केतु के डर से जितना थे संन्यास, बौद्ध संन्यास सब वहाँ से भाग के सब पोंगा पंडित लोग जंगल में छुप गए। पोंगा पंडित बामन झार बने नुकाई गेल, झार वन मैंने झारखंड के वनों में छिप गए, वहाँ से बौद्ध विहार से भाग के उन लोग छिप गए। क्योंकि कमल केतु और काल केतु में बहुत अंतर था। काल केतु किस तरह का आदमी था? तो रंगीला आदमी था, नशा करने वाला था, उसको चिंता, प्रजा का चिंता उतना नहीं रहता था। लेकिन ठीक उसके विपरीत उसका बेटा कमल केतु है, वो सीधा साधा बुद्धिमान व्यक्ति था, वो प्रजा की देख रेख में लगा रहता था, उसका सोच अलग था, पहले भी हम लोग जान चुके हैं। वही पोगा बामन झार बने नुकाई गेला, धरल काण धनुष बलम बने रेखा बनमल धर्म, बने बने घूर बुले कमल है रकम। अब क्या किया? कमल केतु ने कमान को संभाल लिया, वो बलम काण धनुष लेके अपने साम्राज्य का रक्षा करने लगा और घूमने लगा, वही उसका अपना कर्म समझ लिया। समझ गए ना? तो हम लोग राजवैद्य के पहले पृष्ठ में जो उल्लेख था उसके बारे जान गए, लेकिन एक्चुअल में हम लोग राजवैद्य के बारे नहीं जाने हैं। राजवैद्य का सारांश को हम लोग अगले वीडियो में जान लेंगे, क्योंकि जब हम उसके सारांश को जान लेंगे तो कविता को समझने में पूरा आसानी होगी। संक्षेप में हम थोड़ा सा बता देते हैं। राजवैद्य जो है हम लोग जान चुके हैं कि संरक्षी कमल और कमल केतु जो है जंगल में एक साथ कब मिले थे? जब वो आंध्रा काड़ा को खोजने गया था तो दोनों के बीच में
उन लोगों का मिलन हुआ था, जहाँ आदमखोर बाघ ने हमला कर दिया था और बाघ, संरक्षी कमल और कमल केतु तीनों में घमासान युद्ध हुआ था। घमासान युद्ध में आदमखोर बाघ कमल केतु को पूरा वार करके लहूलुहान कर दिया था और उसमें संरक्षी जो थी उसमें कमल केतु की रक्षा किया था, बाघ को मारा था दोनों आदमी मिलके। उस समय क्या हुआ था, बाघ मारा गया था किसके द्वारा, तो कमल केतु और संरक्षित दोनों के मिल के बाघ को मार दिया था। और बाघ को मारने के बाद बाघ वहीं पर गिर गया था और कमल केतु के साथ जितना साथी लोग गए थे खोजते खोजते वहाँ उन लोगों को देखा, तब क्या किया, उनका साथी लोग बाघ को एक घोड़े में और कमल केतु को दूसरे घोड़े में लाद के कहाँ राजमहल ले गया था और संरक्षी बेचारी अपना घर चल गई थी। लेकिन दोनों के बीच में वहीं से प्रेम का इजहार शुरू हो गया था, क्योंकि कमल केतु को जब बाघ हमला कर दिया और उस पर वार किया तो घायल हो गया। उसमें संरक्षी जो थी अपना धनुष बाण से उसको प्रहार किया और अपना ममता को जगा के दोनों मिल के बाघ को मार दिया था, है ना। उसमें दोनों तो एक दूसरे के विरोधी थे, कमल केतु और संरक्षी एक विरोधी थे, एक दिक्कु थे और एक हर थे। कमल केतु को दिक्कु माने बाहरी मान रहे थे और संरक्षी क्या थी, हर मैंने यहाँ के आदिवासी, दोनों में एक विरोधाभास था। लेकिन लड़ाई के बाद दोनों में मिलन का भाव उत्पन्न हो गया था। इसी के कारण जब कमल केतु को राजमहल में ले जाया जाता है तो राजवैद्य का नाम है धुमा, उसको लोग बुलाया जाता है। कमल केतु के शरीर में पूरा घाव था, वैद्य क्या करता है, उसके घाव को ठीक कर देता है, क्योंकि वो वैद्य अपने जड़ी बूटी के कारण बहुत फेमस था। कमल केतु का घाव तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके अंदर का घाव यानी संरक्षी के साथ जो उसका प्रेम भाव जग गया था, मतलब प्रेम का पोंग उसमें उत्पन्न हो गया था, उसके कारण वह खटिया से उठ नहीं रहा था, है ना, जिसको वही राजवैद्य पकड़ लिया था। राजवैद्य समझ गया था कि इसको किसी तरह पता चला था कि संरक्षी के साथ इसका प्रेम हो गया है, जिस कारण वो खटिया को छोड़ नहीं रहा था। उसने फिर पता करके संरक्षी के यहाँ जाता है, संरक्षी के यहाँ जाके उसको पूरा कहानी बता देता है कि संरक्षी आपके प्रति मतलब प्रेम का हो गया है, शादी का प्रस्ताव रख रहा है। इसमें संरक्षी इनकार कर देती है। वो कहीं कमल के तो बहुत बड़ा घर का आदमी है, वो महल में रहता है, कहाँ मैं झोपड़ी में रहता हूँ, है ना। दोनों का मिलना तो एक सपने के बराबर है, लेकिन उसमें मीडिएटर का काम धुमा करता है। धुमा जो है राजवैद्य है। इसका जिक्र हम लोग इस कविता में आगे देखेंगे। आज इतना ही रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में नहीं होगा तो हम राजवैद्य के सारांश को आप लोगों के सामने लेके आएंगे, ताकि कविता को समझने में काफ़ी आसानी होगी। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।